नमस्कार, गुड इवनिंग, खमाघनी। सबसे पहले आप सभी को भारतीय स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त हम लोग भारतीय स्वाधीनता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसी उपलक्ष्य में हम लोग एक वेबिनार कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टोरीज ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? आज तक हम लोग सिर्फ सुनते आए हैं कि कौन सी लड़ाई हुई थी या कहाँ पे इंडिपेंडेंस के काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जान दे दी इंडिपेंडेंस को, भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए। तो उन्हीं की कुछ चुनिंदा स्टोरीज हम लेके आए हैं, जिसको एक सबसे फेमस स्टोरी हम लोग आज आपको सुनाने वाले हैं, जिसको हमने नाम दिया है स्टोरीज ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम अंडमान। अंडमान, जैसे कि आप जानते हैं कि अंडमान भारतीय साउथ इंडिया कोस्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और वहां पे जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई जिसमें काफी सारे नाम, जिसे काला पानी की सजा होते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं काला पानी की स्टोरी और उस अंडमान की स्टोरी, कैसे अंडमान भारत का सबसे पहले इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ था। तो आइए स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। जिस जेल में हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्रूर अंग्रेज अफसरों की यातना सही है, अब वो जेल तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाएगी। हम बात कर रहे हैं ने अपनी जान गंवाई। अब एंटी गवर्नमेंट शहीदों की याद को ताजा करने वाले इस प्लेस की सैर सरकारी खर्च पर करवाएगी। ऑक्टोपस के आकार की इस जेल का निर्माण कार्य 1896 से 1906 तक चला। इसे 7 खंडों में बनाया गया था, पर अब सिर्फ 3 खंड ही बचे हैं। इस जेल में करीब 700 सेल बनी हुई थी। एक सेल में एक ही कैदी को रखा जाता था ताकि कैदी एक दूसरे से न मिल सके। एक बार इस जेल से 200 कैदियों ने भागने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाए। जेल के सुपरिटेंडेंट डेविड बेरी ने 84 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया और कई कैदियों को मारकर समुद्र में फेंक दिया। इस जेल में कैदियों को अकेलेपन का एहसास करवाया जाता था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। वीर सावरकर जैसे कई क्रांतिकारी इस जेल में रहे हैं, और अब एमपी गवर्नमेंट इस जेल की सैर मुफ्त करवाएगी ताकि लोग उन शहीदों के त्याग और बलिदान को समझ सके। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट। This was a video of the cellular jail shared by the DainikBhaskar.com, and this was like the cellular jail was कि वहां से आप कभी भी एस्केप नहीं कर पाते थे। जब भी कोई कैदी को आप वहां रख देते थे तो ऐसा था कि चारों तरफ पानी के बीच में सेल्युलर जेल बनी हुई है और वहां से कोई भी कैदी भाग नहीं पाता था। तो आइए इसी स्टोरी को हम लोग शुरू करने हैं आगे। और आज के एक्सपर्ट और कुछ नहीं, आप सबका होस्ट और दोस्त गुंजन माथुर है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। हम लोग लास्ट में एक पोल रन करेंगे, तो प्लीज उसका पोल का भी आप लोग उस पर आप रेट कीजिएगा हमारे सेशन। और हमारे सेशंस जो सारे सेशंस हैं रिकॉर्डेड सेशंस हैं, उनको हम लोग YouTube पे चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, जिसका लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन आज का। आई होप सबको प्रेजेंटेशन विजिबल है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टोरीज ऑफ इंडिपेंडेंस। उन चीजों को हम लोग याद कर रहे हैं जिसके लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के शहीद हो गए। तो आज हम आपको उसी की स्टोरी के लेकर चलते हैं।
तो अंडमान जो है वो लोकेटेड है सदर्न कोस्ट पे, which is very approximately 90 kilometers to Mauritius, and it shares borders with it is located in the Bay of Bengal, and shares borders with West Bengal and Chennai and Madras. जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि अंडमान सी है, एंड यहाँ से जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो था इसके लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक था उस टाइम पे, प्री हिस्टोरिक टाइम में, क्योंकि ये इट इज वेल कनेक्टेड फ्रॉम मद्रास एंड वेल कनेक्टेड फ्रॉम कलकत्ता। सो मद्रास के जो भी चोलास और पांड्यास राजास थे वो लोग ट्रेड करने के लिए जाते थे म्यांमार। तो दिस वाज द रूट फ्रॉम, यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया का जो रूट है वो बहुत ही क्लोजेस्ट सी रूट था, तो यहाँ से सब लोग ट्रेड करने के लिए जाते थे, और वाटर ट्रेड उस टाइम बहुत हुआ करता, तो इसलिए अंडमान उस चीज से भी काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। तो बात करते हैं कि अंडमान की जो लड़ाई है वो शुरू कहाँ से हुई। जब ब्रिटिश 1857 जो रिवोल्ट हुआ था मंगल पांडे, जिसका हम लोग 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे ब्रिटिशर्स और इंडियन फोर्सेस ने अब रिवोल्ट किया था, क्योंकि जो गन में जो बारूद भरा था उसमें पिग और काउ बीफ था, which was very considered as which was not considered sacred for Hindus and Muslims, so जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ, एंड उसी रिवोल्ट के कारण उसका इफेक्ट अंडमान में पड़ा, क्योंकि उस रिवोल्ट के जितने भी प्रिजनर्स थे या जितने भी बोल सकते रेवोल्यूशनरीज थे या उन सबको अंग्रेज सरकार अंडमान में काला पानी की सहूलत रखती थी। क्यों? ताकि वो लोग आगे कुछ भी ना कर पाए, ना कुछ डेवलप, कुछ किसी को इन्फ्लुएंस और कर पाए उसके लिए। सेल्यूलर जेल अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन में बेस्ड है। सेल्यूलर जेल अंडमान कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, और इसका लोकेशन अगर हम लोग देखें, लोकेशन का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसके जैसे कि हमने बात करी कि इसका इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1890 में। 1890 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था सेल्यूलर जेल का, और 1910 में इसका कंप्लीशन हुआ था। सेल्यूलर जेल की उसको हम लोग सजाए काला पानी में बोलते थे। काला पानी इसलिए क्योंकि यहाँ से जब भी किसी कैदी को यहाँ रखा जाता तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता था, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है, तो जाएगा कहाँ पे। और इसकी जब हम लोग देखते हैं, बात करते हैं किस तरह से बना हुआ था, तो इसके एक सेंटर बीच में एक सेंट्रल हॉल था, एक सेंटर टावर था, और उसके चारों ओर वहां पे 8 विंग्स थे। जिस तरह से ऑक्टोपस के 8 विंग्स होते हैं, उसी तरह से इसको शेप दिया गया था। एंड ईच कॉरिडोर हैज 3, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, 8 विंग्स थे इसके, और each one was 3 stories, मतलब ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, और उसके 8 विंग्स थे। आज की डेट में इसके सिर्फ 3 ही हिस्से बचे हैं, क्योंकि जब अर्थक्वेक आया था 1950 में, जब अर्थक्वेक आया था तो अर्थक्वेक में काफी हिस्से इसके डैमेज हो चुके थे, तो इसके लिए अब सिर्फ 3 विंग बचे हैं इसके, और इन 3 विंग को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर दिया है, सुरक्षित रखा है, और इसी में जो म्यूजियम अगर बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं एग्जीक्यूशन रूम मतलब जो कैदी था उसको जहाँ फांसी दी जाती थी, ये उस रूम का पिक्चर है। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा रूम है, और नीचे लेबर है, तो इस वक्त कि यहाँ से उसको सजा, अगर किसी को सजा भी दी जाती है तो किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती कि इतना बड़ा आइलैंड है, कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। अब देख सकते हैं कि जो गलियारे थे इतने बड़े थे और हर एक सेल में
हर एक सेल में ये जो ब्लैक देख रहे हैं ये सेल है, और ये एक बड़ा सा गलियारा या विंग्स कह सकते हैं, इस तरह के करीब 7 to 8 विंग्स थे, और which were connected with the central tower. एक सेंट्रल टावर था जैसे हमने पीछे बताया, उसमें देख सकते हैं मॉडल में कि ये टॉप है, ये सेंट्रल टावर है, और इसके ये विंग्स है, और ये विंग्स भी इतने बड़े थे कि इसको सेंट्रल टावर में आने के लिए या कहीं बाहर एस्केप करने के लिए उसको सेंट्रल टावर में आना पड़ता था, और सेंट्रल टावर से उसको एस्केप करना पड़ता था। और हर एक विंग में एक ओनली वन प्रिजनर वाज देयर, सिर्फ एक कैदी था, एक कैदी को रखा जाता है। यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म में दिखाना चाहूंगा किस तरह से उनको, उन प्रिजनर्स को सबको किस तरह से या उनको रखा जाता था। ये स्टोरी है वीर सभा की। Unmeasured time demonetized. To begin with, he was placed in solitary confinement, handcuffed and kept standing for unmeasured time demonetized because a note from another prisoner was found in his cell. He was handcuffed and kept standing for 7 days because a note from another prisoner was found in his jail. What's the happiness? That was a fountain of oil and days. Sanathar was only one of 100 begin revolutionaries. He was placed in solitary. His cracking poems on the wall placed in solitary because the walls of periodic white and the poetry he wrote was literary. He committed memory. A prodigious task for your compose more than 10,000 letters. You will be here until the end. One form of to begin with, he was placed in solitary confinement for 6 months. A measure designed to demoralize him. Kept standing for 7 days because a note from another prisoner was found in his cell. One form of punishment for rudeness to a jailer was to have to extract 30 pounds of oil a day. Sanathar was only one of hundreds of revolutionaries who suffered his wounds. He scratched poems on the wall because the walls were periodically whitewashed and the poems he wrote were obliterated. He committed them to memory. A prodigious task, for he composed more than 10,000 verses during his years in jail in Vienna. तो देख सकते हैं कि किस तरह से इन प्रिजनर्स को वहां रखा जाता था। प्रिजनर्स को मतलब दे वर नॉट द नॉर्मल प्रिजनर्स जो आज की तरह आज का देखा जाए, हम लोग आज की सिचुएशन की तरह देखा जाए तो उनको वो कोई नॉर्मल प्रिजनर थे, बहुत ही ज्यादा उनको दे वर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। एंड ब्रिटिशर्स इतना गंदा सलूक करते थे, इतना गंदे तरीके से उनको ट्रीट करते थे। दे वर ट्रीटेड एज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनको सजा दी जाती थी कभी नारियल से तेल निकालने की। सो नारियल तेल कैसे निकालते हैं कि एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम द कोकोनट, दे वर टोल्ड टू मेक द हस्क ऑफ द कोकोनट कॉयर्स एंड टेक हस्क ऑफ द कोकोनट हस्क से कॉयर बनाना। काफी सारी उनको
प्रताड़नाएं करी जाती थी या उनको पनिशमेंट्स दिए जाते थे। आपने इसमें देखा होगा वीडियो में कि किस तरह सावरकर जी को उन्होंने बैल की तरह इन्होंने रखा था। मतलब जैसे हम लोग जिस तरह इसमें देख सकते हैं कि नारियल से तेल निकालना था, तो नारियल से तेल कैसे निकालते हैं, मशीन हुआ करती थी जिसमें कि आगे कोलू लगता था। बट कोलू या बोला उसको बैल भी बोल सकते हैं। तो बैल की जगह देखो ह्यूमन्स व्हिच आर बीइंग प्लेस्ड, इतना हेवी होता था कि अगर बहुत ही हेवी होता है। और अगर इफ समबडी दे वर गिवन अ डेली टारगेट कि इतना टन आपको या इतना किलोस आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना ही करना है पर पर्सन, एंड अगर नहीं हो पाता तो उनको पर डे मतलब पोस्ट डिनर आफ्टर हैविंग दैट डिनर दे वर अगेन पुट ऑन टू इट, और जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक उनसे काम कराते रहते हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीजें थी जिनको जिस तरह से उनको प्रिजनर के रखा जाता था। आगे चलते हैं। So before the cellular jail was being built, उससे पहले एक जेल थी, रॉस आइलैंड की कॉलोनी थी। Before the cellular jail was actually built, there was a colony of Britishers, which रॉस आइलैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कॉलोनी थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स सेलुलर जेल बनने से पहले लोगों को प्रिजनर्स की तरह रखते थे। या आप देख सकते थे टाइमलाइन की 1759 में 1796 में क्या हुआ, आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया, फाउंडेड अ कॉलोनी। फिर 1859 में वहाँ पे 200 प्रिजनर्स वहाँ पे लाए गए फ्रॉम कैलकाटा। फिर 1864 में रॉस आइलैंड was comparatively a better place to be, because it was safe and secure from the people. In 1949, after the independence, the island was being handed over to the Navy, because अभी तक after 1864 in 1890 the cellular jail was being started being built, because यहाँ पे उनको ऐसा लगा कि कॉलोनी में सेफ नहीं है, प्लस काफी सारे जानवर हैं यहाँ पे, जो देवर सांप और काफी सारे जानवर थे जो प्रिजनर्स के लिए अच्छा नहीं थे, वो मर रहे थे। तो और प्लस यहाँ पे सेफ नहीं था, इसलिए उन्होंने शिफ्ट किया सेलुलर जेल को, सेलुलर जेल बनाने की कोशिश बनाया और वहाँ उन्होंने जेल को शिफ्ट किया। And then finally 2008, on 30th December 2008, our Honorable Prime Minister named Ross Island after the name of Netaji Subhash Chandra Bose. This was the Viper jail, which was used by the British to keep the freedom fighters. In the year before the cellular jail actually came into existence, and this was being the architect for it was. And this was basically named after Lieutenant Archibald Blair, which was lieutenant in British. And before the after revolt of 1857, उसके बाद में 2 साल बाद में एक और रिवोल्ट हुआ था अंडमान में, जिसको आज तक कोई नहीं जानता। उसकी हम स्टोरी सुनते हैं जिसको बोलते हैं अबरडीन का बैटल ऑफ अबरडीन। बेसिकली दिस वाज द रिवोल्ट बिटवीन द लोकल ट्राइबल्स एंड द ब्रिटिशर्स, द लोकल ट्राइबल्स एंड द ब्रिटिशर्स इन अंडमान इटसेल्फ। सो आइए इसकी कहानी सुनते हैं। स्वतंत्रता संग्राम अंडमान की धरती पर भी लड़ा गया। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की धरती पर स्वतंत्रता संग्राम अंडमान इस संग्राम के नायक थे आदि मारे निजात ज्यादा अंडमान। एक मिनट हम जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं। एक स्वाधीनता संग्राम अंडमान की धरती पर भी लड़ा गया, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। ये संग्राम अबरडीन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है।
संग्राम के नायक थे आदिम स्वाधीनता संग्राम मनमोहन सिंह और वीर चोपड़ा। स्वाधीनता संग्राम स्वाधीनता संग्राम अंडमान की धरती पर भी हुआ। मई देश की पहली स्वतंत्रता संग्राम स्वाधीनता संग्राम मुसलमान की धरती पर गिरा गया अवतार कर, जिसकी बारे में बंदी ज्यादा हुआ चाहते। 10 मार्च संग्राम 1800 अबरडी एक स्वाधीनता संग्राम अंडमान की धरती पर भी लड़ा गया, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। ये संग्राम एक स्वाधीनता संग्राम अंडमान की एक स्वाधीनता संग्राम अंडमान संग्राम के नायक थे आदिम एक स्वाधीनता संग्राम अंडमान की धरती पर भी लड़ा गया, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। ये संग्राम अबरडीन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस संग्राम के नायक थे आदिम जनजाति ग्रेट अंडमानी समुदाय के वीर जवान, और ये युद्ध लड़ा गया देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के 2 वर्षों बाद मई 1859 के दिन। दरअसल 1857 की क्रांति के वीरों को गिरफ्तार कर 200 बंदियों का पहला जत्था 10 मार्च 1858 को पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। इन बंदियों को खुली जेल में रखा जाता था। इन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थीं। उस समय जनजातियां ही यहाँ की मूल निवासी थीं। एक कैदी भूतनाथ तिवारी आखिरकार अंग्रेजों के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गए। तिवारी ने भागकर ग्रेट अंडमानी समुदाय के पास शरण ली। समुदाय ने उसे प्रेम पूर्वक अपने संग्रह में दिया, यहाँ तक कि एक लड़की लीपा का विवाह तिवारी से करवा दिया। तिवारी ग्रेट अंडमानियों के संरक्षण में 1 वर्ष 24 दिन रहे। अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि ग्रेट अंडमानी अपने तीर धनुष और अन्य हथियार तैयार कर रहे हैं। ग्रेट अंडमानी अंग्रेजों पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। में तिवारी का विवेक डगमगा गया और वे रात को कबीले से निकल भागे और कैदी बस्ती के अंग्रेज अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। 17 मई 1859 को ग्रेट अंडमानियों ने तीर धनुष लेकर अबरडीन की अंग्रेज कॉलोनी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पहले ही सूचना मिल जाने से अंग्रेज सतर्क थे। ग्रेट अंडमानियों ने कई अंग्रेजों को मार गिराया, लेकिन उनके तीर धनुष बंदूकों से लंबे समय तक मुकाबला नहीं कर पाए और बड़ी संख्या में ग्रेट अंडमानी शहीद हुए। This was the story of the Aberdeen, untold story of Andaman. This is a life-changing history in the Andaman. कि किस तरह how the person came along with the tribes and he betrayed them, उनको धोखा दिया। ये स्टोरी है अंडमान की। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसे लोग, प्रिजनर्स की बात करें तो बिना कुछ फेमस प्रिजनर्स की बात किए तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो जब फेमस प्रिजनर्स की बात करते हैं सबसे पहले नाम आता है दीवान सिंह कालेपिनी। दीवान सिंह जी कालेपिनी was a Punjabi poet and he participated in the Indian freedom movement and the non-cooperation movement in 1902. He wrote various poems. He wrote various poems in Punjabi and which was being published in 1916. Faisal Khairabadi was he was from Khairabad in UP
and he was a great philosopher and author, religious scholar, and a poet. Faisal Khairabadi was the great grandfather of the famous lyricist Javed Akhtar. Yogendra Shukla was a freedom fighter from Bihar, and he served in uh, he served in cellular jail. He was imprisoned in cellular jail. विनायक दामोदर सावरकर इनके लिए तो नाम ही काफी है, विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर. He was being imprisoned in Andaman the cellular jail, after which जिसके लिए he is famous for. इन्होंने he wrote many poems, many stories, and many letters where while he was in the jail, he wrote on the walls. He wrote the letters and everything. So why he wrote it to motivate the people, to know people that what is going on the freedom movement. Then Vaman Gopal Joshi was a Marathi journalist. Batukeshwar Dutt, he was a well-known revolutionary and independent fighter, and Batukeshwar Dutt Batukeshwar Dutt जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक किया था भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने, बटुकेश्वर दत्त उनके साथ था और उन्हीं के साथ लड़ा. और इनकी आफ्टर हिज डेथ he was also hanged till death near where Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were hanged. So before हमने अभी तक बात करी कि जिस तरह से अंडमान सेलुलर जेल बना है, वाइपर जेल बना, और उससे इस तरह हमने अबरडीन की लड़ाई देखी. बट उससे पहले, काफी पहले, इन 1942 अंडमान पे जापानीज कॉलोनी स्टैब्लिश हुई थी. अंडर दी जापानीज कॉलोनी का स्टैब्लिश हुई अंडर दी लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस. He led his Indian National Army क्योंकि he was there in Japan, and Japan government ने बोला कि हम लोग कब्जा करना चाहते हैं या क्योंकि ये जगह हमको काफी अच्छे दिखी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे जहाँ पे आएंगे हम लोग, और जापानीज अपना कॉलोनी स्टैब्लिश करने जापानीज ने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करना शुरू की अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. Netaji Subhash Chandra Bose visited Port Blair on 29 December 1943, and he on 30th of October 1943 under the Netaji unfurled the flag. Netaji ne unfurled the flag of Indian National Army at the Gymkhana Stadium, which is now named after Netaji Subhash Chandra Bose Stadium. And before India got independence, Andaman was the first state to get independence. Netaji was the first person to unfurl the flag at the Gymkhana ground, and at the यहाँ पे हम लोग वीडियो देखते नेताजी का. Subhash Chandra Bose visited the Andamans on the 29th December 1943 on the request of Justice Parliament. For the first time at the Gymkhana ground mountains of the Andamans, he announced his retreat. The return of the Muslims in the Indians would be defeated. Subhash Chandra Bose visited the Andamans on the 29th December 1943 as Shaheed. Netaji Subhash Chandra Bose visited in memory of Netaji Subhash Chandra Bose
visited the August 1947, came the most awaited Independence Day on the 29th of Independence. 1 year ago, we made a trip. Netaji Subhash Chandra Bose visited the Andamans on the 20th. Netaji Subhash Chandra Bose visited the Andamans on the 29th of December 1943. Netaji Subhash Chandra Bose visited the Andamans on the 29th of Netaji Subhash Chandra Bose visited the Andamans on the 29th of December 1943 on the request of the Japanese government. Hoisted the national flag of India for the first time at the Gymkhana grounds of the Andamans. He announced in a press meet that the return of the Andamans to the Indians would be the first territory to be liberated from British rule. We named the Andamans as Shaheed and Nicobar as Swaraj in memory of the martyrs. At last, on the 15th of August 1947, came the most awaited and cherished day, Independence. 1 year ago, we made a trip with yesterday, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. So this was the video of Netaji Subhash Chandra Bose and how he came on the request of Japanese at the Japanese company in the Andaman Island, and he named as Andaman as Swaraj and Netaji and Nicobar as Shaheed. So in 2008, as I told you, that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi named the island of Ross Island as after Netaji Subhash Chandra Bose. And there are a few facts which I need to want to tell you. On 11th of February 1971, the cellular jail was declared as a national memorial, and in 2002, the airport of Port Blair was officially named as after the great freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar's Veer Savarkar Airport. These are the few history points in there. And now coming to the tourism in Andaman, as you know that Andaman is very famous tourist destination. It is full of beaches. It is full of natural beauty, and visiting Andaman cannot be completed without visiting Havelock and the Neil Island. Havelock and the Neil Island Havelock has the most famous elephant beach, Elephant Island and the Elephant Beach. Havelock Island is renamed as Shaheed Dweep. There is Ross Island, which we saw, which has the ruins of the British colony, which has the ruins of the British settlement. You can see the British islands there, the ruins of the British jail, and how the in Viper Island you will see the British jail and how the prisoners were kept and everything was there. And Neil Island is famous for its pristine beaches. Havelock is also famous for its pristine beaches. Neil Island is named as Ross Island is named as Netaji Subhash Chandra Bose Dweep. Neil Island is known as Shaheed Dweep, and Havelock is named as Swaraj Dweep. So there are Andaman. There are a number of items which can be created in Andaman and the Andaman.
Andaman is best for honeymooners. It is best for family getaways. It is best for the people who are water lovers, go for scuba diving and a number of water sports activities which can be done at the Andaman. And with this, finally, I thank everyone for their participation and before we end, I'm running the code. Please please wait for it. And before, if you have any questions, please please if you have any questions, please go ask. Feel free to ask any questions and comments, whatever you like. I'll just show one video to you. I'm extremely sorry, there were some technical issues, the poll is not running. But nevertheless, I just want to thank everyone for joining us and supporting us during the session of the Andaman. It was love to tell the untold history of the Andaman Island, and stay tuned with us for our upcoming webinars. We'll keep following us on Facebook and Instagram. We'll post the dates of our upcoming webinars, and also we'll post the details of our webinars on the YouTube link of it. Thank you and have a nice day.